गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक होगा। और इससे पीछे जो हमने वीडियो लेक्चर 4 जो पढ़ा था, उस वीडियो लेक्चर 4 के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, और उसी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के ऊपर जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने बड़े अच्छे से समझा था। और जो वीडियो लेक्चर जो 5 है, इसी वीडियो लेक्चर 5 के अंदर अब हमारे पास है कॉम्प्लेक्स का हम मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे कि किस टाइप से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आएंगी। तो फिर चलिए बच्चों, टाइम को ख़राब ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी डेफिनेशन आती है। मैंने यहाँ पर लिखा मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। और इसमें a और b, ये जो दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यानी कि a भी यहाँ पर एक रियल नंबर है और b भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। मैंने लिखा इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज called the modulus of the complex number, modulus of the complex number। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, मॉडुलस होगा। बच्चों आज बस आपने इस रिजल्ट को याद रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। वो क्या मेथड होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिनोट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसमें a हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और b जो है ये b हमारे पास क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। b हमारे पास होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर फाइंड आउट करना है, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, हमने यहाँ पर रियल पार्ट जो है इसका स्क्वायर किया और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया, और इन दोनों को ऐड किया और इसके ऊपर क्या किया, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। तो इस मेथड से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन आएगी, जब इसको पोलर फॉर्म में भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तब वहां पर हमें पता चलेगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो हम इसी मेथड से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आज बस आपने इसको याद रखना है कि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इन दोनों की एडिशन, और इसका फिर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट। इस मेथड से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड आउट करते हैं, मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। और जहां तक बात रही इसको डिनोट करने की, तो मैंने लिखा यहां पर द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by the mode of z। इसको मोड ऑफ z से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमने मॉडुलस फाइंड आउट किया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आती हैं, जिनमें से फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है
इफ जेड एंड जेड कॉन्जुगेट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये, इफ जेड एंड जेड कॉन्जुगेट आर conjugate complex number, then z इंटू जेड कॉन्जुगेट, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो वो किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहां पर हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो जैसा कि इस प्रॉपर्टी में गिवन है कि जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, वो क्या लिया मैंने, a प्लस आयोटा बी, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट किया, जेड का कॉन्जुगेट, वो क्या हो गया, a माइनस में आयोटा बी। अब थ्योरम, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हमने ये प्रूव करना था कि जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका जो कॉन्जुगेट है, इन दोनों रिजल्ट का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करवाते हैं तो मोड ऑफ जेड होल रेज़्ड टू पावर 2 के इक्वल आता है। तो इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, तो मैंने यहां पर लिखा a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करवाई, वैसे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैंने यहाँ पर लिखा a स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू में b होल रेज़्ड टू पावर 2। अब आयोटा और b इसकी होल रेज़्ड टू पावर 2 है, इन दोनों रिजल्ट को मैंने अलग अलग किया। तो उसके बाद जो रिजल्ट बचा वो आया आयोटा स्क्वायर माइनस में सॉरी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर माइनस और -1 की मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो प्लस का साइन आएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या दे रखा है, मोड ऑफ जेड होल रेज़्ड टू पावर 2। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और इसके ऊपर होल रेज़्ड टू पावर क्या है, 2 है, तो स्क्वायर से रूट हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। रिजल्ट क्या बचता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये देखा कि जेड और जेड का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं तो मोड ऑफ जेड होल रेज़्ड टू पावर 2 के इक्वल आता है। आपने इस रिजल्ट को इस टाइप से प्रूव करना है, और आपने ये जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था इस रिजल्ट को भी आपने याद रखना है। इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है। वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड जेड हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, शो दैट मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0। यहां पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है बच्चों, ये साइन इफ एंड ओनली इफ का होता है। इसका मतलब फर्स्ट केस के अंदर हम ये रिजल्ट लेके चलेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे, और सेकंड के अंदर इस रिजल्ट को हम लेंगे, इसको प्रूव करेंगे। दोनों रिजल्ट हमने प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले जैसा कि प्रॉपर्टी में गिवन है, जेड हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ये मैंने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे पास गिवन क्या है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन मैं लिख के चला, यानी कि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है। मोड ऑफ जेड हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या है, 0 है। अब जब मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर किया और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर किया। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर
ये पॉइंट समझने के लिए हमारे पास कि दो टर्म का एडिशन है और जिसमें से फर्स्ट टर्म का भी हमारे पास स्क्वायर है और सेकंड टर्म का भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब एवरी केस के अंदर अगर फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या देंगी, एडिशन के बाद दोनों टर्म पॉजिटिव की है, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव आएंगी, और दोनों पॉजिटिव टर्म का एडिशन करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो के बराबर। तो इन दोनों टर्म का स्क्वायर किया और इनका एडिशन किया, वो इज इक्वल टू जीरो एक ही केस में आ सकता है। वो क्या केस है कि अगर यहाँ पर इफ a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू जीरो, जब a और b दोनों हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर a भी जीरो हो गया, b भी जीरो हो गया, तो यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a और b की वैल्यू जब हम इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, z इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा। अब रियल पार्ट भी जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, दोनों पार्ट जीरो हैं, दोनों की एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब हम मोड ऑफ z इज इक्वल टू जीरो लिख के चले थे और यहाँ से z इज इक्वल टू जीरो हमने क्या किया, प्रूव किया। अब इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिख के चला गिवन, मैंने लिखा गिवन z इज इक्वल टू जीरो, देन शो दैट हमने क्या शो करना है कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो z यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैंने लिखा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर उसी टाइप से इन दोनों टर्म की एडिशन जीरो एक ही केस में आ सकती है, जब a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर a की वैल्यू भी जीरो है, b की वैल्यू भी जीरो है। अब मॉडुलस निकालते कैसे हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर रियल पार्ट भी जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, तो मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। तो यहाँ से बच्चों अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जीरो के बराबर होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ही जीरो के बराबर है तो उसका मोड फाइंड आउट करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू जीरो ही आएगा। इसके बाद बच्चों इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है। वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है हमारे पास है, इफ z1 and z2 and z2 are two complex number, are two complex number, z1 और z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन हमने यहाँ पर ये रिजल्ट प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z2। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो इस रिजल्ट को किस टाइप से प्रूव करेंगे, सबसे पहले मैंने z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, मैंने यहाँ पर सपोज किया, सपोज दैट मैंने लिया z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z2 मैंने ले लिया c प्लस आयोटा d। अब सबसे पहले हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, यानी कि a प्लस आयोटा b का c प्लस आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हमने z1 इंटू z2 फाइंड आउट किया, यानी कि a प्लस आयोटा b और इंटू c प्लस आयोटा d, इनकी मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, ए सी माइनस में बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास रिजल्ट बचेगा। यानी कि z1 जो डॉट z2 किसकी इक्वल आता है, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। अब जब हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट किया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए z1 इंटू z2 इज इक्वल टू क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा ए सी माइनस बी डी होल रेज़ टू पावर 2 प्लस ए डी प्लस बी सी होल रेज़ टू पावर 2।
अब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया, उसके बाद रिजल्ट आता है Z1 डॉट Z2 होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू AC माइनस BD होल रेज़ टू पावर 2 प्लस AD प्लस BC होल रेज़ टू पावर 2। यानी कि जब हमने ये जो रिजल्ट प्रूव करना था, इस रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आती है, AC माइनस में BD होल रेज़ टू पावर 2 और AD प्लस BC होल रेज़ टू पावर 2 के इक्वल। अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में पहले हम Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस हम फाइंड आउट करेंगे। और वैसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके कंटिन्यूसली लेके चलें तो राइट हैंड साइड हम प्रूव कर सकते हैं। वो किस टाइप से? यहाँ पर हमने ये देखा कि Z1 डॉट Z2 होल रेज़ टू पावर 2 किसके इक्वल आता है? AC माइनस BD होल रेज़ टू पावर 2 प्लस AD प्लस BC होल रेज़ टू पावर 2। यहाँ पर A माइनस B, A प्लस B, यहाँ A माइनस B होल रेज़ टू पावर 2 का फॉर्मूला लगता है, यहाँ A प्लस B होल रेज़ टू पावर 2 का फॉर्मूला लगता है। उसके बाद अगर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इट मीन्स A स्क्वायर इंटू में C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू में D स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ABCD। प्लस का साइन है। अब उसी टाइप से इस टर्म को भी ओपन करेंगे, A स्क्वायर इंटू में D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू में C स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ABCD। अब ट्वाइस ऑफ ABCD से माइनस का ट्वाइस ऑफ ABCD कैंसिल आउट होता है, रिजल्ट क्या बचा? A स्क्वायर इंटू में C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू में D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू में D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू में C स्क्वायर। अब यहाँ से इस टर्म में से मैंने क्या किया कि A स्क्वायर C स्क्वायर और A स्क्वायर D स्क्वायर, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया? A स्क्वायर। और यहाँ से B स्क्वायर D स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर में से मैंने B स्क्वायर कॉमन लिया। पहले इन दोनों टर्म में से A स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ। A स्क्वायर कॉमन लिया तो बचता है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और इन दोनों में से B स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो दोबारा से यही बचेगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर फिर से कॉमन आता है, तो रिजल्ट के अंदर जो इक्वेशन बनेगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब Z1 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मैग्नीट्यूड मॉडुलस फाइंड आउट करता हूं तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका मॉडुलस फाइंड आउट किया। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो Z1 होल रेज़ टू पावर 2 किसके इक्वल आएगी? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल। उसी टाइप से मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 होल रेज़ टू पावर 2 किसके इक्वल आएगा? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 होल रेज़ टू पावर 2। ये किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 होल रेज़ टू पावर 2 के इक्वल। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये बना हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू में Z2 होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 होल रेज़ टू पावर 2 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 होल रेज़ टू पावर 2। जब इनकी पावर 2 इक्वल है तो इनकी पावर 1 करेंगे तो भी इक्वल होगा। तो हैंस हमारे पास रिजल्ट ये बचता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू में Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। ये बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास, बहुत ही आसान है, आपने इसको सोल्व करके देखना है। लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं जो हमें प्रूव करने हैं, इन रिजल्ट्स को आपने याद रखना है। इसके बाद बच्चों इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है वो मैंने लिखी, if Z1 and Z2 are two complex number, Z1 and Z2 are two complex number, Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हमने क्या प्रूव करना है? देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2। लेकिन यहाँ पर Z2 जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये Z2 अगर जीरो के इक्वल हो गया तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन ही नहीं होगा।
अब उसी टाइप से इसी प्रॉपर्टी के अंदर भी Z1 आपने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानना है a प्लस आयोटा b, और Z2 भी आपने एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर मानना है c प्लस आयोटा d। पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d। अब किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करवाते हैं और उसको किसी अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आते हैं, तो हम इसको रेशनलाइजेशन मेथड लगाते हैं, यानी कि c माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा डी। अब यहाँ पर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। रिजल्ट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उसका हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है, और राइट हैंड साइड में पहले Z1 का हम मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे और Z2 का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों राइट हैंड दोनों साइड्स जो हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों हमारे पास क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ये तो थी बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 आती है, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है। वो क्या है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उसमें हमने रिजल्ट क्या प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 प्लस में Z2 लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2। इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी के भी नाम से जानते हैं। ये जो रिजल्ट है डायरेक्टली हम इसको किस नाम से भी रिकॉल करते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से भी हम इसको रिकॉल करते हैं। तो बच्चों मैंने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज किया, वो क्या थी, Z1 Z डॉट Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z होल रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को एक बार मैंने यूज किया कि अगर मैं Z1 प्लस Z2 मॉडुलस होल रेज़ टू पावर 2 को इक्वल लिख सकता हूँ मैं Z1 प्लस में Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, यानी कि Z1 और Z2 को ऐड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक और रिजल्ट यूज किया कॉन्जुगेट का, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, इसके इक्वल होता है ये। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, राइट हैंड साइड में ये टर्म मैंने एज इट इज लिखी, Z1 प्लस Z2 और इंटू Z1 कॉन्जुगेट इंटू प्लस से Z2 कॉन्जुगेट। अब इसको मल्टीप्लाई करवाया मैंने Z1 का Z1 कॉन्जुगेट के साथ, तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट आएगा, प्लस Z1 की Z2 कॉन्जुगेट के साथ करवाया, तो हम लिखा Z1 इंटू में Z2 कॉन्जुगेट, प्लस Z2 का Z1 कॉन्जुगेट के साथ करवाया, तो इसको हमने लिखा Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट और प्लस Z2 का Z2 कॉन्जुगेट के साथ करवाया, Z2 इंटू में Z2 कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर तो ये रिजल्ट यूज होता है Z इंटू में Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z होल रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस, इस टर्म को मैंने एज इट इज लिखा Z1 इंटू में Z2 कॉन्जुगेट, प्लस इसको मैं लिखता हूँ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट और इसका होल कॉन्जुगेट, प्लस इसको मैंने लिखा Z2 का मॉडुलस और होल रेज़ टू पावर 2। अब इस रिजल्ट को समझते हैं एक बार। ये रिजल्ट क्या है कि मैंने लिखा Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, किसके इक्वल लिखा मैंने, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट और इसका होल कॉन्जुगेट। हमने कॉन्जुगेट की जब प्रॉपर्टी की थी तो उसमें हमने किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाया था और उनका कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट किया था। वो किस टाइप से कि Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू में Z2 का कॉन्जुगेट। तो उसी टाइप से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है और इसका हमने फिर से कॉन्जुगेट करना है, तो इन दोनों का हम अलग अलग कॉन्जुगेट करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट।
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हो, उसका दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हो, तो वही टर्म आ जाती है। यानी कि Z2 का पहले हमने कॉन्जुगेट किया, इसका फिर से कॉन्जुगेट किया, तो Z2 ही आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचेगा, Z1 का कॉन्जुगेट इनटू में Z2, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, ये जो टर्म थी राइट लेफ्ट हैंड साइड में उसी के इक्वल है। तो इस टर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 होल रेज़ टू पावर 2 एज इट इज प्लस, और लास्ट वाली टर्म भी मैंने लिख दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2 होल रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पर बच्चों नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम Z और Z के कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो वो 2 रियल ऑफ ए Z के इक्वल आएगा, ये हमने प्रूव किया था। और 2 रियल ऑफ ए Z जो होता है वो लेस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z से। तो उसी टाइप से ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट पर अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूंगा तो ये होल टर्म लेस देन और इक्वल हो जाएगी। तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2 रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये हमारे पास क्या बचेगा, रिजल्ट बचेगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, ये हमारे पास रिजल्ट बनता है। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ये रिजल्ट और अप्लाई करेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z का, तो लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, और प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2 होल रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पर a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 2 का फॉर्मूला बनता है। अगर आप बच्चों ये सोचते कि ये दोनों टर्म एडिशन है, तो हमने मॉडुलस में ये भी पढ़ा था, Z इंटू में Z1 का मॉडुलस अगर हमने करना तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1, इनका हम अलग अलग से कर सकते हैं। तो उसी टाइप से हमने यहाँ पर ये लिखा कि ये टर्म लेस देन इक्वल टू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2 होल रेज़ टू पावर 2। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ये टर्म है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 प्लस में Z2 होल रेज़ टू पावर 2। तो स्केयर से स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। रिजल्ट क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 प्लस में Z2 लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 इन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2। यही रिजल्ट हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसके बाद अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन आए, अगर मैंने इसी रिजल्ट को इस फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 माइनस में Z2 लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2। देखो बच्चों यहाँ पर माइनस है, तो इसको हम इस रिजल्ट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2। और वैसे भी अगर हम यहाँ पर अलग अलग करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2, तो -1 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। किस टाइप से लिखा, मैंने इस रिजल्ट को प्रूव किया कि मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2 लेस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 प्लस माइनस Z2 और इसका मोड। अब इसके बाद ये टर्म किससे लेस होती है, लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस का Z2। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 एज इट इज, यहाँ पर -1 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2 अलग से बचेगा। तो ये रिजल्ट नेगेटिव के केस में भी हमारे पास यही होता है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 आती है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, वो मैंने लिखी, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z2 और इस कंप्लीट टर्म का मैग्नीट्यूड, ये किससे लेस और इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 माइनस में Z2। ये इस टर्म से क्या होगा, लेस या फिर क्या होगा, इक्वल होगा।
तो हमने इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ करेंगे वो इस टाइप से होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए Z1 को मैंने राइट किया मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस में Z2 और प्लस में Z2 इस कंप्लीट टर्म का मोड। यहाँ से Z2 से Z2 कैंसिल आउट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 ही बचेगा। अब यहाँ पर प्रीवियस प्रॉपर्टी लगाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों एडिशन की फॉर्म में है, दोनों का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ये किससे लेस और इक्वल होता है? लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस में Z2 और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। अब इस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 को मैं कहाँ ले आया? लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगी ये टर्म? नेगेटिव की। तो रिजल्ट बचा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस में Z2। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। अब उसी टाइप से मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 को मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस में Z1 प्लस Z1 इस कंप्लीट टर्म का मोड। अब सिमिलरली ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस में Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 को मैं किस तरफ ले आया? लेफ्ट हैंड साइड। तो टर्म क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव की। तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस में Z1। अब यहाँ पर इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड से, इक्वेशन नंबर सेकेंड से अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेता हूँ इस लेफ्ट हैंड साइड में से, तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद यहाँ पर टर्म बचेगी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस में Z1। ये हमारे पास रिजल्ट बचेगा। या फिर हम यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, एक ही बात है। तो अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को देखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो दोनों रिजल्ट के अंदर ये जो टर्म है किससे लेस आती है? मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस में Z2 से लेस आती है। तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिखा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने यहाँ पर लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 होल मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस में Z2 कि Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 का मैग्नीट्यूड का सबट्रैक्शन इस टर्म से लेस होगा। हमने इस टर्म को नेगेटिव भी करके देखा, पॉजिटिव भी करके देखा, और वो इस टर्म से लेस आती है, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो भी वो इस टर्म से क्या होगी? लेस ही होगी। तो ये बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। उसके बाद हमारे पास से लास्ट प्रॉपर्टी बचती है। वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? 7th। वो है इफ Z1 एंड Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर then show that mod of Z1 plus Z2 whole raised to power 2 plus mod of Z1 minus में Z2 whole raised to power 2 is equal to twice of magnitude of a Z1 whole raised to power 2 plus magnitude of a Z2 whole raised to power 2। तो इस प्रॉपर्टी को आपने सोल्व करके देखना है। तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास से मॉडुलस की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। अब इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा, उसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कॉन्जुगेट और मॉडुलस के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो है हमारे पास एक्सरसाइज 5.3। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। अगर इन प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।